गोरी भाभी की काली ननद का दहेज। रिद्धिमा अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही होती है। अरे क्या बताऊं, मेरे सर पर तो मेरी काली ननद का बोझ भी पड़ा है। कितने रिश्ते आ गए लेकिन कोई भी रिश्ता नहीं लग पाता। पता नहीं कब इसका बोझ हमारे सर से उतरेगा। फोन की दूसरी तरफ से रिद्धिमा की सहेली अंकिता कहती है, अरे काली लड़कियों के रिश्ते ऐसे ही नहीं होते। काली लड़कियों के रिश्ते करने के लिए बहुत सारा दहेज देना पड़ता है। हाँ, लेकिन इतना दहेज आएगा कहाँ से? मेरे पति उतना कमा भी नहीं पाते जितना तो लोगों की दहेज में मांग है। रिद्धिमा फोन पर बात ही कर रही थी कि तभी उसका पति राजन उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे रिद्धिमा, तुम क्या कर रही हो? जल्दी से नाश्ते की तैयारी करो, हमारी रुचिका को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। राजन की बात सुनकर रिद्धिमा रसोई में जाकर नाश्ता पानी बनाने लगती है। कुछ ही देर में कौशल्या अपने बेटे राजीव और अपने पति सुरेंद्र के साथ राजन के घर पर आ जाती है। राजन उन सभी से बातें कर रहा होता है। देखिए, मेरी बहन पढ़ी लिखी, समझदार, सुलझी हुई है और संस्कारी भी है। ऐसी लड़की आपको कहीं नहीं मिलेगी। अरे ये सब तो आपकी बातचीत करने के तरीके से ही पता चल रहा है कि आपकी बहन कितनी समझदार और सुशील होगी। लेकिन आपकी बहन है कहाँ? उसे तो जरा बुलाओ, जरा हम भी तो देखें अपनी होने वाली बहू को। तभी राजन रिद्धिमा से कहता है, अरे रिद्धिमा, जाओ जरा रुचिका को लेकर आओ। रिद्धिमा रुचिका के कमरे में जाती है लेकिन रुचिका ऐसे ही बैठी होती है, जिसे देखकर रिद्धिमा उससे कहती है, अरे रुचिका, तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो, तैयार क्यों नहीं हुई? जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और सुनो, थोड़ा मेकअप अच्छे से कर लेना। अगर तुम्हारा ये कालापन ऐसे ही दिखता रहा तो ये रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा। भाभी, मैं जैसी हूँ लोगों को मुझे वैसे ही पसंद कर लेना चाहिए ना, कि मेकअप करके? मेरा तुम्हें समझाने का फर्ज था, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे भैया तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद रुचिका तैयार होकर सबके सामने आती है। जैसे ही राजीव रुचिका को देखता है, वह अपनी माँ के कान में खुसफुसाने लगता है। अरे माँ, क्या इतनी काली लड़की से मैं शादी कैसे करूंगा? मैं इतनी काली लड़की से शादी नहीं कर सकता। अरे आने वाले टाइम पर मेरे बच्चे भी काले होंगे। राजीव की ये बात सुनने के बाद कौशल्या राजन से कहती है, अरे ये क्या, अपनी बहन की इतनी तारीफ के पुल बांधने के बाद ये तो बताना भूल ही गए कि तुम्हारी बहन कितनी काली है। हर इतनी काली लड़की से मैं अपने बेटे की शादी कभी नहीं करूंगी। देखिए, गोरा और काला कुछ भी नहीं होता। ये सब तो ऊपर वाले की देन है। भगवान ने दो ही तो रंग बनाए हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है? अरे मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के बच्चे काले हों, इसलिए ये रिश्ता मैं नहीं कर सकती। चलिए जी, यहाँ से चलते हैं। कौशल्या सुरेंद्र अपने बेटे राजीव के साथ वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद राजन रोने लगता है और अपने आप से कहता है, आखिर क्यों कोई मेरी बहन से शादी नहीं करना चाहता? आखिर कब तक मेरी बहन मेरे घर पर ही रहेगी और कब मैं उसकी शादी करवाऊंगा? भैया, आप चिंता मत कीजिए, जो मेरे नसीब में होगा वो जरूर होगा, और फिर एक ना एक दिन तो हर किसी की शादी होनी ही है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है, जिसके बाद रुचिका का रिश्ता कहीं भी नहीं लग पाता। अब तो रिद्धिमा भी बेचारी रुचिका को दिन रात ताने सुनाने लगती है। पता नहीं कब इस काली कलोटी का हमारे ऊपर बोझ रखा रहेगा। आखिर कब तक इससे छुटकारा मिलेगा? रिद्धिमा कभी भी रुचिका को सीधे मुंह कुछ नहीं कहती थी। जो भी होता था वह बातों ही बातों में बोल दिया करती थी। रुचिका भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन फिर से राजन बहुत खुशी से अपनी बहन के पास आता है और कहता है, अरे बहना, ये ले मिठाई खा और अपना मुंह मीठा कर। आखिरकार तेरा रिश्ता पक्का हो ही गया। लेकिन ऐसे कैसे हो गया? घर पर तो मुझे कोई भी देखने ही नहीं आया। अरे मेरी बहन, उन लोगों को तेरे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो सिर्फ संस्कारी लड़की चाहिए जो उनका घर संभाल सके। अच्छा, ऐसी बात है भैया? चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम कुछ लोग तो इस दुनिया में अच्छे हैं। रुचिका अपनी शादी को लेकर बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ राजन बहुत ज्यादा चिंतित होता है और रात के समय सोते हुए अपने मन में सोचता है, हे प्रभु, मैंने रिश्ता तो तय कर दिया, लेकिन इतना सारा दहेज मैं कहां से लेकर आऊंगा? उन लोगों ने मुझसे दहेज में पूरे 5 लाख रुपए मांगे हैं। 5 तोला सोना, 4 पहिए की गाड़ी और तो दहेज का पूरा सामान। इतना सब कुछ मैं कैसे करूंगा, कहां से लाऊंगा?
राजन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, जिसके बाद वह पूरी रात यहाँ से वहाँ करवटें बदलता रहता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, वह अपने घर के कागजात सारे इकट्ठे करके एक आदमी के पास ले जाता है और उसे घर के कागज देते हुए कहता है, देखो, मुझे 10 लाख रुपए की बहुत जरूरत है। मैं अपने घर के कागज गिरवी रखने आया हूँ। जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं अपने घर के कागज वापस उठा लूंगा। हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। अब आपका घर भी तो इतना महंगा है, 10 लाख रुपए तो बहुत छोटी सी रकम है। ये लीजिए, पैसे ले जाइए और अपनी बहन की शादी धूमधाम से कीजिएगा। राजन कालीचरण से 10 लाख रुपए ले लेता है, जिसके बाद वह अपनी बहन की शादी की तैयारियां शुरू कर देता है। ये सब तैयारियां देखकर रिद्धिमा राजन से पूछती है, अजी आपके पास तो इतने पैसे ही नहीं थे, फिर इतनी तैयारी आप कहाँ से कर रहे हो? आपके पास पैसे कहाँ से आए? राजन रिद्धिमा को कुछ नहीं बताता, जिसके बाद वह बातों को घुमा देता है। अरे मैंने पैसे जोड़ रखे थे मेरी बहन की शादी के लिए। ये बात तुम्हें मैंने कभी बताई ही नहीं थी, इसलिए अब ये सब छोड़ो, जाओ मेरी बहन की शादी की तैयारियां अच्छे से करो। राजन और रिद्धिमा शादी की तैयारी में लग जाते हैं, जिसके बाद वह दिन भी आ जाता है जिस दिन रुचिका की शादी मयंक नाम के लड़के से होने वाली होती है। शादी से पहले राजन मयंक के पिता गजोधर को एक कमरे में बुलाता है और उन्हें 5 लाख रुपए देते हुए कहता है, ये लीजिए, दहेज का 5 लाख रुपया कैश, 5 तोला सोना, 4 पहिया की गाड़ी और दहेज का सारा सामान। ये रहा, जैसा कि आपने कहा था, मैंने उतना ही दहेज और उतने ही पैसे आपको दिए हैं। आप देख लीजिए, कुछ ऊंच नीच हुई तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बस आज के बाद मेरी बहन को अपने घर में खुशी से रखना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, विदेश से पढ़कर आया है। अब इतना दहेज तो लेना मेरा हक है। और ऊपर से तुम्हारी बहन काली भी है, उसका कहीं रिश्ता भी तो नहीं हो रहा। तुम चिंता मत करो, मेरे घर में तुम्हारी बहन बिल्कुल खुश रहेगी। गजोधर का बेटा मयंक ये सब दरवाजे पर खड़ा होकर देख लेता है, जिसके बाद मयंक कमरे के अंदर आता है और कहता है, ये क्या पिताजी, आपने मेरी शादी का सौदा किया है? अरे मैं बाहर से पढ़कर आया हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि आप लड़की वालों से इतना दहेज लोगे? आप ये सारा पैसा अभी के अभी राजन जी को वापस लौटाओ, नहीं तो ये शादी मैं नहीं करूंगा। मयंक के कहने पर गजोधर राजन को वापस पैसे दे देता है, जिसके बाद मयंक राजन से कहता है, देखिए, आपने पहले ही बहुत कुछ किया है अपनी बहन के लिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी बहन को हमेशा खुश रखूंगा और उसके कालेपन की वजह से उसे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। राजन ये सुनकर बहुत खुश होता है, जिसके बाद वह मयंक को गले से लगा लेता है और अपनी बहन रुचिका की शादी मयंक से करवा देता है। अब रुचिका शादी करके मयंक के साथ उसके घर चली जाती है। मयंक शादी के बाद रुचिका के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। अरे काजल, अभी तक तू यहाँ बिस्तर पर पसरी पड़ी है। अरे तुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। अरे माँ, मुझे तैयार नहीं होना। आप मुझे हर बार तैयार करवा देती हो। आपको पता है ना, कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। मुझ जैसी मोटी भैंस काली सांड जैसी लड़की से कौन शादी करेगा? अरे पागल, तू अपने आप को किसी से कम क्यों समझती है? तू तो मेरी लाडो है। तू जानती है ना, तू मेरी मोटी परी है। पिछली बार भी कई रिश्ते मुझे मना करके चले गए। अगर इस बार भी रिश्ता नहीं हुआ तो? अरे तू चिंता मत कर, इस बार मैंने पूरा इंतजाम कर लिया है। लड़का तुझे मना करके जाएगा ही नहीं। उमा ऐसा कहकर अपनी बेटी काजल को तैयार करने लगती है, जिसके बाद कुछ ही देर में उनके घर पर मेहमान आ जाते हैं। लड़के के माता पिता जब काजल को पहली दफा देखते हैं तो वो आपस में बात करने लगते हैं। ये देखकर काजल को बहुत अजीब लगता है और वो अपनी माँ के कान में कहती है, देखा माँ, मैंने आपसे कहा था, अब ये लोग भी मुझे मना करके चले जाएंगे। तू चिंता मत कर बेटी, हौसला रख, उन्हें कुछ बोलने तो दे। तभी लड़के की माँ कांता कहती है, समधन जी, हमें आपकी लड़की पसंद है, लेकिन जो हमारे बीच बात हुई है उसे अच्छे से याद रखिएगा। अरे हाँ हाँ समधन जी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हमने आपसे कहा है। कुछ दिनों में दोनों परिवार में शादी का माहौल शुरू हो जाता है और सभी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। लेकिन शादी बिल्कुल सादे और सिंपल तरीके से होती है। जैसे ही काजल की बारात उसके घर पर आती है, काजल अपने कमरे की खिड़की से बारात को झांक कर देखती है। अरे ये क्या, बारात में तो कोई भी नहीं आया, केवल दूल्हा और उसके माता पिता ही है। ये बात काजल अपनी माँ उमा से पूछती है, जिसके बाद उमा कहती है, वो दरअसल लड़की को ज्यादा लोग नहीं चाहिए थे, इसलिए बारात में कम लोग आए हैं। काजल की शादी उसके होने वाले पति विवेक के साथ हो जाती है, जिसके बाद काजल के घर वाले उसे विदा करके उसके ससुराल भेज देते हैं। उसके साथ साथ 2 ट्रक भरकर दहेज भी जाता है।
लेकिन जाने से पहले उमा काजल से कहती है, देखो बेटी, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। दरअसल बात यह है कि तुम्हारी शादी दहेज की शर्त पर हुई है। हमने शादी तो सिंपल तरीके से की, लेकिन दहेज पूरे 2 ट्रक भर कर भेजा है, जिसमें बहुत कुछ है और कई सारा सोना भी दिया है। इसके अलावा हमारे पास तुम्हारी शादी करवाने का और कोई तरीका नहीं था। लेकिन माँ, आपने ऐसा क्यों किया? दहेज की शर्त पर शादियाँ सही नहीं होती। और फिर आपके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? बेटी, मैंने अपना घर बेच दिया है। अब मैं ये सब छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन होने जा रही हूँ। तू अपना ध्यान रखियो। लेकिन माँ, आपने मेरी शादी के लिए ऐसा क्यों किया? इससे अच्छा तो मैं कुंवारी ही रहती। उमा काजल को विदा कर देती है, जिसके बाद काजल अपने ससुराल में आ जाती है। ससुराल में आने के बाद वो अपनी सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती है और सबका अच्छे से ख्याल भी रखती है। लेकिन उसकी सास कांता हर छोटी मोटी बातों के लिए उसे डांटना शुरू कर देती है। अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? अभी तक तुझसे घर की साफ सफाई नहीं हुई है। अरे जरा सोफों पर देख, कितनी धूल जमी है। माँ जी, सुबह ही तो मैंने सबसे पहले सारे सोफे साफ किए हैं। कांता सोफे पर हाथ मारते हुए धूल दिखाती है और कहती है, लेकिन बहू, सोफे अभी अच्छे से साफ नहीं हुए हैं, इन्हें दोबारा साफ कर। कांता काजल से हर एक काम दोबारा करवाती रहती है। एक दिन कांता की कुछ सहेलियां घर पर आने वाली होती हैं। देख बहू, आज मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं। तू तो जानती है कि मैंने शादी में सभी को इनवाइट नहीं किया था, इसलिए मैंने तेरी शादी को उन्हें बताया नहीं है। तू एक काम करियो, रसोई से बाहर ही मत निकलियो। कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद आ जाऊंगी। ऐसा कहकर कांता उसके पास से चली जाती है, जिसके बाद काजल रसोई में खाना बना रही होती है। कुछ ही देर में कांता की सहेलियां आ जाती हैं और वो सभी खाने की टेबल पर बैठकर एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। जिसके बाद कुछ ही देर में काजल खाना लेकर टेबल पर आ जाती है और सबको परोसने लगती है। काजल को देखकर कांता की सहेलियां कहती हैं, हे भगवान कांता, तुझे अपनी काम वाली बाई बनाने के लिए मोटी भैंस ही मिली थी। इसकी शक्ल तो देखो, लग रहा है जैसे साउथ अफ्रीका से उठकर आई हो। तूने ऐसी लड़की अपने घर में कैसे रख ली? कांता कुछ कहती, इतने में काजल सबसे कहती है, अरे आप लोगों को नहीं पता मैं कौन हूँ? मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ, मैं तो इस घर की बहू हूँ, विवेक जी की पत्नी। हे भगवान, विवेक की पत्नी इतनी मोटी भैंस और काली कलूटी। कांता, तू तो मेरी बेटी से अपने विवेक की शादी करवाने वाली थी और उसी सिलसिले में मैं तुझसे आज बात करने आई थी। अब सासू माँ जी क्या बोलेंगी? दरअसल मेरे माता पिता से 2 ट्रक दहेज भरकर जो लिया है इन्होंने, ऊपर से मैंने शादी के साथ साथ इनके बेटे को खरीद भी लिया है। मेरे पैसों पर ही तो वह विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गए हैं। काजल, चुप हो जा तू। ये क्या बकवास करे जा रही है? क्यों चुप हो जाऊं सासू माँ जी? आज मुझे चुप नहीं करा सकती आप। इतने दिनों से मेरे ऊपर अत्याचार करती आ रही हैं। मैं सब कुछ सहन कर रही थी, लेकिन आज नहीं करूंगी। अरे मेरी माँ ने मेरी शादी इसलिए नहीं करवाई थी कि आप मुझे इस घर में नौकरानी की हैसियत से रखो। तो क्या तुझे घर की महारानी बनाऊं? अरे शक्ल देखी है तूने अपनी, कोई तुझसे शादी नहीं करना चाहता था। अगर तेरे जैसी औरत हो तो मर्द उसे दूर से देखते ही भाग जाए। मैं जैसी हूँ अपने लिए ठीक हूँ, लेकिन आपने क्या किया? अरे आप तो सपोला निकली। इतना सारा दहेज लेने के बाद भी आपको शांति नहीं मिली, तो इनकी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया। अरे दहेज की बात छोड़, मेरा बेटा तो एक रात भी तेरे पास नहीं आया होगा। अरे आएगा भी क्यों? तो जैसी सांड के पास जाना ही कौन पसंद करेगा? अपने बेटे की खुशी के लिए मुझे कोई तो कदम उठाना ही था। अरे अगर अपने बेटे की इतनी चिंता थी तो मुझसे शादी ही क्यों करवाई? क्यों मेरी सास से इतना सारा दहेज लिया कि उनके पैसों के बलबूते पर अपने बेटे को बाहर बड़ा आदमी बनाने के लिए भेज दिया? अरे तुम जैसी औरतों को तो शर्म से डूब जाना चाहिए। दहेज के नाम पर तुम लोगों का शोषण करते हो। काजल की ये बात सुनकर सावित्री और रुक्मणी भी उसका साथ देते हुए कहती हैं, सही कहा काजल तुमने। तुम्हारी इन बातों से आज मेरी आंखें खुल गई। मैंने जो तुम्हें कहा मुझे तुम्हें नहीं कहना चाहिए था, उसके लिए मुझे माफ कर देना। और कांता, इंसान को अपना नजरिया बदल देना चाहिए, क्योंकि इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए, ना कि शक्ल सूरत से। सब कुछ जानने के बाद भी काजल ने तुम्हारा ये ढोंग बर्दाश्त किया। सोचो उसके दिल पर क्या बीती होगी। हर एक औरत होकर तुम एक औरत को नहीं समझ सकती। अच्छा हुआ जो सावित्री की लड़की की शादी तुम्हारे बेटे से नहीं हुई, नहीं तो तुम उसके साथ भी इसी तरह करती और दहेज की मांग करती। नहीं नहीं, तुम दोनों मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। सावित्री और रुक्मणी कांता की एक नहीं सुनती, जिसके बाद वो दोनों अपने घर के लिए निकल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ काजल भी अपना सामान पैक करती है और अपनी माँ के घर चली जाती है।
लेकिन वो कांता के खिलाफ कंप्लेन भी लिखवा देती है, जिसके चलते कांता को पुलिस जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। अब काजल अपना अच्छे से ख्याल रखती है और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। रात का समय था। गांव के एक परिवार में शादी का समारोह था। उस समारोह में दूल्हा तिलक करवाने बैठा था, जिस दौरान दूल्हे के तिलक के साथ साथ लड़की के माता पिता उन्हें दहेज का सामान दे रहे थे। तभी लड़की के पिता हाथ जोड़कर लड़के के माता पिता से कहते हैं, भाई जी, हमारे पास जितना था हमने उतना दे दिया। अब सिर्फ हमारे पास हमारी लड़की के अलावा और कुछ नहीं है। इतना सा दहेज देखकर लड़के की माँ आरती कहती है, अजी हमें तो लगा था कि लड़की का बाप सरकारी नौकर है तो दहेज में बहुत सारा जेवर और पैसा देगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे भगवान चुप करो, अपने मुंह को बंद रखो। तुम जानती हो ना दहेज लेना मना है। अगर चुड़ैल आ गई तो सबसे पहले तुम्हें ही लेकर जाएगी। तभी अचानक से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल की आवाज आती है। मेरे कहने के बाद भी तुम लोग दहेज ले रहे हो। मैंने कहा है ना, इस गांव में दहेज लेना मना है। तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो मैं तुम लोगों का क्या हाल करती हूँ। तुम में से एक भी नहीं बचेगा। हे भगवान, आ गई चुड़ैल। अरे कोई बचाओ हमें। अब वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। और आरती, तुमने ये क्या कर दिया? भूपेंद्र अपनी पत्नी आरती और अपने बेटे भूपेश को कार में बैठाता है, जिसके बाद वो वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी बहुत जोरों से आंधी तूफान चलने लगता है और अचानक ही बारिश भी होने लगती है, जिसके बाद एक बहुत ही भयानक चुड़ैल कार के सामने आसमान की बिजली के द्वारा प्रकट हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कहाँ भाग कर जा रहे हो? तुम लोगों ने मेरे नियम को तोड़ा है। अब तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। मैंने कहा था ना, इस गांव में कोई भी दहेज नहीं लेगा। अरे मेरी मैया चुड़ैल, अरे हमका माफ कर दे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम दहेज नहीं लेंगे। गलती तुझसे नहीं, गलती तो तेरी धर्म पत्नी से हुई है। अब देख मैं तेरी पत्नी का क्या हाल करती हूँ। उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे चुड़ैल, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इकलौता ही तो बेटा है मेरा। अब उसको इतना पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया, तो क्या मैं दहेज भी नहीं ले सकती? क्या कहा दहेज? अरे तुम लोगों को तो शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए। तुम गरीब लोगों से दहेज लेते हो और फिर उसके बाद उनका अपमान करते हो। इसीलिए मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल को देखने के बाद सभी लोग यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं, जिसके बाद चुड़ैल आरती का पैर पकड़ती है और अपने गंदे लंबे नाखून से उसका गला दबाकर उसे मार देती है। तुम लोगों ने देखा इसका हाल? बाकी लोगों को भी मैं यही हाल करूंगी। जो इस गांव में दहेज की मांग करेगा, अभी से सबक सीख लो, वरना आगे जाकर तुम लोगों को बहुत पछताना पड़ेगा। ये कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद भूपेंद्र अपने बेटे भूपेश की पत्नी गुंजन को अपने साथ बिना दहेज लिए ले जाता है। इस वारदात के बाद गांव के सभी लोग चुड़ैल के खौफ से बहुत डरते हैं और वो अपने गांव की लड़कियों की शादी बड़ी मुश्किल से करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद गांव में एक प्रीति नाम की लड़की की शादी होती है, जिसके पिता मोहन किसान थे और खेती बाड़ी करके उन्होंने प्रीति की शादी के लिए पैसा जोड़ा था। लेकिन उसी दौरान अपनी बेटी की शादी करने के लिए उन्हें अपनी जमीन बेचकर पैसे इकट्ठे करना पड़ा। लेकिन मोहन शादी होने से पहले गांव के तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, बाबा मेरी बिटिया की शादी है और आप तो जानते हो हमारे गांव में जब भी किसी की शादी होती है तो वो दहेज लेने वाले लोगों को मार के चली जाती है। मैंने बहुत ही मेहनत करके अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जोड़ा है और उसके लिए दहेज खरीदा है। मानता हूं कि उन्होंने दहेज की मांग नहीं की, लेकिन लड़के वालों ने दहेज को स्वीकार कर लिया तो चुड़ैल उन्हें भी मार देगी। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बिटिया की शादी में चलिए। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बिटिया की शादी बहुत ही अच्छी तरह से और धूमधाम से होगी। तांत्रिक बाबा शादी वाले दिन मोहन के घर एक नॉर्मल आदमी बन के आ जाते हैं और जैसे ही बारात दरवाजे पर आकर खड़ी होती है, मोहन बारात का स्वागत करते हैं और उनकी बहुत अच्छी खातिरदारी करता है। जैसे ही तिलक करने का समय आता है, बारात के सभी लोग मोहन के दिए हुए दहेज को देखने लगते हैं।
तभी मोहन का समधी राकेश कहता है, देखो भाई जी, हमने दहेज में गाड़ी की डिमांड की थी, लेकिन आपने हमें गाड़ी नहीं दी। मैं जानता हूँ भाई साहब, मुझे दहेज में गाड़ी देनी थी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं शादी के साथ साथ गाड़ी भी खरीद सकूं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं और मेहनत करूंगा और अपनी बिटिया को एक बढ़िया सी गाड़ी जरूर दूंगा। वो सब दहेज की बात कर ही रहे होते हैं, इतने में बादलों से बिजली कड़कने की आवाज आती है और बिजली के द्वारा एक बहुत ही भयानक चुड़ैल वहां प्रकट होती है। फिर से दहेज, मैं आज तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगर इस गांव में किसी बेटी की शादी में दहेज गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल को देखकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, जिसके बाद राकेश डरते हुए चुड़ैल से कहता है, अरे चुड़ैल बहन जी, हमें माफ कर दो, ये तो हमारी एक प्रथा ही है। क्या कहा? प्रथा? अरे दहेज मांगना एक शोषण है जिसे तुम प्रथा के द्वारा प्रयोग करते हो। शादी में सिर्फ दो परिवारों का मेल होता है, ना कि दहेज लेकर पिता को गरीब बनाया जाता है। लेकिन तुम लोगों को क्या ये बात समझ आएगी? इसीलिए तुम्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ये कहकर चुड़ैल राकेश के गले को दबाने वाली होती है। इतने में वहां तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों के उच्चारण से चुड़ैल को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद तांत्रिक चुड़ैल से कहते हैं, अरे ओ चुड़ैल की बच्ची, क्यों तू इन गांव वालों की नाक में दम करके रखी है? आखिर तुझे दहेज की प्रथा से इतनी परेशानी क्यों है? दहेज की प्रथा, इस दहेज की प्रथा से ही मेरी मृत्यु हुई थी और अब मैं नहीं चाहती कि मेरे बाद इस गांव में किसी भी बेटी को वो कदम उठाना पड़े। कैसा कदम और किसकी बात कर रही हो तुम? मुझे पूरा सच बताओ। कुछ साल पहले मेरी भी डोली इसी गांव से उठी थी। मैं बहुत खुश थी। जैसे ही मैं अपने ससुराल पहुंची, मेरे ससुराल वालों ने मेरे ऊपर से सारे गहने उतरवा दिए और मुझसे कहा कि मैं एक बहुत ही गरीब किसान की बेटी हूँ। मेरे पास दहेज के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए तुझे इसकी कीमत हमारे घर की नौकरानी बनकर चुकानी होगी। और जब तक ये कीमत पूरी नहीं होगी तो इस घर में सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत से ही रहेगी। उन लोगों ने मेरी हालत बहुत बदतर कर दी थी। ऊपर से मुझे मिर्च के साथ चावल खाने पड़ते थे और रोज सुबह शाम मुझे दहेज के लिए ताने सुनने पड़ते थे। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से मैं परेशान हो गई थी, जिसके बाद मैंने आत्महत्या कर ली थी। उसी दिन से मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं गांव में यहाँ वहाँ भटकने लगी। और बदले की आग में मैंने इस गांव में दहेज लेना मना है प्रथा शुरू की। जब भी कोई इस गांव में दहेज लेगा तो मैं उस इंसान को मार दूंगी। लेकिन तुमने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो चुका है और उसने भी आत्महत्या कर ली थी। इसलिए मैंने मोहन जी को दहेज देने के लिए पहले ही मना कर दिया था। मुझे दहेज नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ बेटी चाहिए। देख चुड़ैल, तेरे साथ जो भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन दहेज लेना गुनाह है, लेकिन अपनी मर्जी से दहेज देना गुनाह नहीं है। इसलिए तू इन गांव वालों को छोड़ दे, इन्होंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगर इस गांव में कोई भी दहेज का नाम लेगा तो मैं उसे भी मार दूंगी। तांत्रिक बाबा की कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद तांत्रिक बाबा को ना चाहते हुए भी चुड़ैल को वहां से भगाने के लिए अपने मंत्रों का जाप करना पड़ता है। जिसके बाद चुड़ैल बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती है और उसी समय मौके का फायदा उठाकर तांत्रिक बाबा चुड़ैल के ऊपर गंगा जल छिड़क देते हैं, जिससे उसकी आत्मा की शुद्धि हो जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। ललिता और कृष्णा की हाल ही में शादी हुई थी। ललिता के मन में बचपन से ही सुंदर पति पाने की ललक थी, मगर माता पिता की इच्छा के आगे शब्दों ने उसका साथ छोड़ दिया और उसकी शादी कृष्णा पंडित से हो गई। कृष्णा श्यामल सूरत से सींचा हुआ शख्सियत था। शुरुआत में तो ललिता उसे देखकर खूब नाक भौं सिकोड़ती थी। मेरी सखी सहेलियां खरा सच कहती थी कि सपने मत संजो ललिता, अब देखो कैसा काला पति पल्ले पड़ा है। ये सच फांस की तरह गले में फंस गया है, जिसे ना तो मैं उगल पा रही हूँ ना निकल पा रही हूँ। हाँ, अब माथे में खिंची लाल लकीर को झुटला भी तो नहीं सकती।
ललिता खुद में बड़बड़ाने के बाद बेमन से कृष्णा के साथ शादी की शुरुआत करती है। समय बीतता है, जिसके साथ ललिता गर्भवती होकर एक बेटी को जन्म देती है। देखो ललिता, हमारी बेटी। अपनी बेटी का काला रंग देखकर ललिता कुड़ती हुई कहती है, अरे दूर हटाओ इसे, मुझे इसका काला रंग मेरी आंखों में चुभ रहा है। ये काली बदसूरत बच्ची मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। ये मुझ में एक आने भी मेल नहीं खा रही। क्या हो गया है ललिता तुम्हें? अपनी ही बेटी से मुंह फेर रही हो तुम। कृष्णा के लाख कहने के बावजूद ललिता बड़ी झुंझलाहट के साथ अपनी काली बेटी को झुठला देती है। उसके बाद से ललिता ने अपनी काली बेटी पर झूठे मुंह भी ना तो दुलार दिखाया ना दूध पिलाया। समय बीतता गया और 2 साल बाद ललिता दूसरी बार गर्भवती हुई। सुनो जी, अगर तुम्हारे पोथी पथरे की गुत्थी सुलझ जाए तो बाजार से मेरे लिए मेवे मखाने ले आना। इस बार मैं दबा दबा कर दाग छुआरे खाऊंगी, फिर देखती हूँ कैसे काला बच्चा होता है। गोरा बच्चा पैदा करने के लिए ललिता कई पैतरे पैरवी अपनाती है। ठीक 9 महीने के पड़ाव के बाद ललिता एक और बेटी को जन्म देती है, मगर उसका रंग रूप बेहद गोरा चिट्टा था। देखो जी, कितनी गोरी है मेरी बच्ची। इसका गोरा दूधिया रंग देखकर मेरा दिल गदगद हो गया है। ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसलिए आज से मेरी बेटी का नाम जिया है। अपनी बेटियों के काले गोरे रंग को देखकर ललिता उनके साथ दोहरा बर्ताव करती है। जहां ललिता जिया को माँ की ममता और प्यार दुलार दोनों देती है, वहीं दूसरी ओर मिताली माँ की ममता की छांव के लिए छनती रहती है। इसी तरह समय सप्ताह और महीनों के मंजर में बीत गया। दोनों बहनों का स्कूल में दाखिला हो गया। एक दिन जिया चिल्लाती हुई स्कूल से घर आती है। कहाँ हो आप? जल्दी आओ माँ। अरे क्या हुआ मेरी बच्ची? माँ, मिताली की वजह से रोजाना स्कूल में मेरी खिल्ली उड़ती रहती है। अब तो मेरे दोस्त मुझे ब्लैक टी की बहन कहकर मेरी हंसी उड़ाते हैं। ये सुनकर ललिता अपनी काली बेटी मिताली को खूब खरी खोटी सुनाती है। पता था मुझे कि तेरा ये काला रंग एक दिन मेरी गोरी बेटी की पढ़ाई लिखाई में भी बाधा बन जाएगा। खबरदार, जो आज के बाद तूने इस घर से बाहर लात भी धरा ना तो तुझे शेर के अहेर की तरह लताड़ कर रख दूंगी। माँ, अगर मैं काली हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर? एक मेरे पक्के रंग की वजह से मेरी पढ़ाई पर पाबंदी मत लगाओ माँ। अरे बंद करिए मोटे मोटे टेसवे बहाना, समझी? अभी ललिता मिताली को झाड़ फटकार ही रही थी कि उसका पति घर में दस्तक देते हुए कहता है, क्या बात है, तुम माँ नहीं बल्कि उस स्वार्थी माली के जैसी हो ललिता, जो गुलाब की बगिया को बढ़ाने में दिन रात लगा रहता है। तुमने अपनी दुधमुही बेटी को कभी नजर उठाकर नहीं देखा, बावजूद इसके ये फूल सी बच्ची तुम्हें माँ कहकर बुलाती है। अरे कुछ नहीं तो इस शब्द का वास्ता ही रख लेती। एक बात गांठ बांध लो ललिता, मिताली स्कूल जाएगी, समझी? पिता के प्रोत्साहन को देखकर मिताली की आंखों में खुशी की बदरा घेराती है। गुजरते समय के साथ दोनों बहनों के काले गोरे रंग की गहरी दीवार बढ़ चढ़कर उभरती जाती है और वह दिन आ जाता है जब दोनों बहनें ब्याह के लायक हो जाती हैं। एक सांझ जब कृष्णा पंडित अपना झोला टांगे पर सवार होकर घर की ओर बढ़ रहे थे कि गांव के चबूतरे पर बैठा बनवारी तफरीबाजी करते हुए कहता है, अरे पंडित जी, सारी उम्र दूसरे की बेटियों के ब्याह का पोथी पथरा ही देखते रहोगे हैं? एक नजर अपनी कौवा और हंस की जोड़ी पर डाल लो, जाने किसके भाग्य फूटेंगे जो तुम्हारी काली बेटी से ब्याह करेगा। कृष्णा के मन में बनवारी की कही कड़वी बातें इस कदर घर बना लेती हैं कि वह सारी रात बिछाने पर सोए अपनी दोनों बेटियों के बारे में ही सोचता रहता है। कुछ दिन बाद गजोधर और माला रवि के साथ उनके घर आते हैं। आइए आइए बहन जी, विराजिए। मिताली बेटी जल्दी आ। मिताली से डाहा के कारण जिया सुंदर सा सूट पहने उनके सामने हाजिर हो जाती है। तभी पीछे से मिताली हाथों में चाय नाश्ते की प्लेट लिए वहां आती है, मगर लड़के वालों की नजर जैसे जिया पर ही जा रुकती है। भाई साहब, ये रही मेरी बेटी मिताली, जिसके ब्याह की बात की थी। अरे भाई साहब, मिताली से हमारे रवि की शादी नहीं हो सकती। मगर क्यों? भाई साहब, कभी हीरे के साथ कोयले का मेल हुआ है? अरे वो कोई बावला ही होगा जो अपने सुंदर बेटे को आपकी काली बेटी के पल्ले बांधेगा। मुझे और मेरे बेटे को आपकी छोटी बेटी जिया पसंद है। माफ कीजिएगा, मगर इस पंडित के घर से पहले बड़ी बेटी की डोली उठेगी। यह सुनकर ललिता का गुस्सा उफन पड़ता है और वह मर्म लहजे में लड़के वालों को ठहरने के लिए बोलकर कृष्णा की बाह पकड़े उसे अलग ले जाकर कहती है, अरे पंडित जी, पगला गए हो का? इतनी मशक्कत से तो ऐसा रईस रिश्ता आया है। रवि IAS अफसर है, हमारी जिया राज भोगेगी। जाने तुम्हारी काली बेटी कब तक हमारी छाती पर किल्ला गाड़े बैठी रहेगी। जाने कितने चप्पल जूते घिसना बाकी लिखा है। जिया की शादी रवि से करवा दो।
इस तरह जिया की शादी रवि से हो जाती है और मिताली समाज के ताना बाना भूलकर अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखती है। एक रात कृष्णा नम आंखें लिए घर आता है। अजी आ गए आप? कोई चिंता है क्या? आपका चेहरा इतना बेजान और बुझा हुआ क्यों है? अरे जब से हमने जिया की शादी की है पूरा गांव देहात जमकर जगहसाई कर रहा है। मेरे पास दान दहेज का दाम होता तो मेरी मिताली की गृहस्थी भी बस गई होती। अरे जाने और क्या कुछ सहना बाकी है इस मनहूस के कारण। मिताली शांत सागर के जैसे खड़ी अपनी माँ की बातें सुनती है और आखिरकार कुछ महीनों मर्तबा उसकी मेहनत गहरा रंग छोड़ती है और वह पूरे गांव देहात की अफसर की छवि में उभरती है। यह खबर चप्पे चप्पे में फैल जाती है। जब कार्यालय में रवि मिताली को अपने सीनियर के पद पर खड़ा पाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जानती हो जिया, तुम्हारी बहन मिताली अफसर बन गई है। आज जब मैंने उन्हें दफ्तर में देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अरे मुबारक हो कृष्ण पंडित, तुम्हारी बेटी ने तो कमाल ही कर दिया, ध्रुव तारे की तरह चमक उठी। देखो ललिता, आज हमारी मिताली किसी पहचान की मोहताज नहीं रह गई। माँ अब तो मुझे अपने सीने से लगा लीजिए माँ। मिताली की आंखों में बचपन से अब तक अपने संग हुए माँ और बहन के रूखेपन के बावजूद कोई मलाल नहीं था, या यूं कहें कृष्णा पंडित के काली अफसर बिटिया का बड़प्पन था। बेटी अपनी माँ को माफ कर दे, मेरे देखने के नजरिए में खोट थी जो तेरे रंग के आगे तेरी काबिलियत तक पहुंच ही नहीं पाई। मिताली को मिले उसकी माँ का प्यार पाने की इच्छा पूरी हो जाती है, जिसके बाद मिताली की शादी एक साफ सुलझे परिवार में हो जाती है। आज मिताली के पास सारे रिश्ते हैं, माँ की ममता, पिता का प्यार और पति का साथ। उसे किसी बात की कोई कमी घटी नहीं। हमारे समाज में आज भी ललिता जैसे लाखों लोग भरे हुए हैं जो रंग भेद की घिसी पिटी नीति को बढ़ावा देते हैं। इंसान की परख और पहचान उसके सूरत से नहीं बल्कि सुंदर सीरत से साकार होती है, क्योंकि झूठी शोभा और सुंदर एक सीमा के दायरे के साथ दम तोड़ देती है, मगर उसका भला आचरण दुनिया से जाने के बाद भी समाज के बीच बना रहता है। रात में एक चुड़ैल लाल साड़ी में हवा में उड़ते हुए गांव में घूम रही थी और इस बात की कानों कान किसी को खबर नहीं थी। तभी उस चुड़ैल को एक खिड़की के सहारे अंदर कुछ अजीब सा देखने को मिलता है, जहां एक औरत और आदमी उस पर अत्याचार कर रहे थे। ये देखकर चुड़ैल को गुस्सा आता है और वो घर में जाकर उन दोनों को मार देती है। आज के बाद किसी ने भी औरतों के साथ ऐसा कुछ किया तो मैं उसे जिंदा मार डालूंगी, छोड़ूंगी नहीं उसे, और ऐसे आदमियों की जिंदगी मैं नर्क बना दूंगी। आखिर इस लाल साड़ी वाली चुड़ैल ने ऐसा क्यों कहा और वो आदमियों के खिलाफ क्यों थी, और चुड़ैल ने ऐसा क्या देखा उस खिड़की से? जानने के लिए कहानी में एक हफ्ते पीछे चलते हैं। चुड़ैल अपना रूप बदलकर गांव में जाती है और वो प्यासी होने का नाटक करती है। कोई पानी पिला दो, कोई पानी पिला दो। बहुत दूर से चलकर आ रही हूँ, मेरा गला सूख रहा है, कहीं मैं मर ना जाऊं, कोई तो पानी पिला दो। ऐसा कहकर जब वो गिरती है तो विशाखा आकर उसकी मदद करती है। अरे बहन जी उठिए, आप ठीक तो है ना? आपको पानी चाहिए? रुकिए, पहले मैं लेकर आती हूँ, इधर छांव में बैठ जाइए। जी शुक्रिया। तभी विशाखा पानी लेकर आती है और शीला को पिला देती है। मुझे और पानी पीना है, और लेकर आइए। लगता है आपने काफी देर से पानी नहीं पिया है, मैं और लाती हूँ। विशाखा और पानी लाती है और शीला को पिलाती है। तभी वो कहती है, शुक्रिया मुझे पानी देने के लिए, मैं बहुत प्यासी थी। इसमें शुक्रिया कैसा करना, प्यासे को पानी पिलाना तो धर्म वाली बात होती है। आपने खाना भी नहीं खाया होगा, मैं आपके लिए खाना भी लगा देती हूँ, आइए इस घर में। जी चलिए। तभी दोनों अंदर जाते हैं और विशाखा उसे खाना खिलाकर कहती है, आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जी जरूर, मेरा नाम शीला है, और आपका? जी मेरा नाम विशाखा है। आपको और खाना चाहिए? नहीं नहीं, बस मेरा पेट भर गया। अच्छा, तो आप यहाँ कैसे पहुँची? सच बताऊं तो मैं दूसरे गांव से यहाँ आई हूँ। मेरे पति ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया, उनसे बचने के लिए मैं यहाँ तक भागते भागते आ गई, इसलिए अब मेरे पास रहने का ठिकाना भी नहीं है। अरे
आपके पति ने आपके साथ बहुत गलत किया। आपने कुछ शिकायत दर्ज नहीं कराई? मौका ही नहीं मिला ये सब करने का। बस उसके अत्याचार सहती गई, फिर भाग निकली। शुक्र है उस हैवान पति से आपकी जान तो बची। पर आप डरिए मत, आपके रहने का इंतजाम मैंने कर दिया। अब से आप मेरे पास रहेंगी। कुछ देर बाद विशाखा का पति केतन घर आता है तो शीला के बारे में पूछता है। विशाखा बता देती है, फिर दोनों बैठकर खाना खाते हैं। इस तरह चुड़ैल से शीला बनकर विशाखा के साथ वो रहती है। तभी रात होते ही वो साड़ी में उड़ते हुए गांव में घूमने लगती है। कुछ देर बाद आकर विशाखा के घर में सो जाती है। अगली सुबह जब विशाखा उठती है तो घर को चमकता हुआ पाती है। अरे, ये घर इतना चकाचक कैसे हो गया? माफ कीजिएगा, पर आपके उठने से पहले ही मैंने उठकर सारी सफाई कर दी। अब आप मुझे रख रही हैं तो थोड़ा फर्ज तो मेरा भी बनता है। ठीक है। अच्छा विशाखा, अभी मुझे प्यास लगी थी तो पानी नहीं था। क्या हम दोनों कुएं पर पानी लेने चलें? हाँ, चलो, चाय भी तो बनानी है। दोनों जब मटका लेकर कुएं की ओर जाती हैं, तो एक पति अपनी रोती हुई पत्नी का हाथ पकड़कर उसे घर पर ले जाता है। अरे, वो क्या हो रहा है? हमें वहां जाना चाहिए। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं। उसका पति पीकर हमेशा अपनी पत्नी को मारता है और उसे दहेज की मांग करता है। भगवान ने दो हाथ पैर दिए हैं और शादी करने के बाद भी दहेज बोलता है। इसकी तो खबर लेनी चाहिए। रहने दो शीला, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगी। वो तुम पर भी हाथ उठा सकता है। ऐसा कहकर विशाखा शीला को अपने साथ कुएं से पानी भरवा के घर ले आती है और मन ही मन चुड़ैल कहती है, इस आदमी की इतनी जरूरत कि इसने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया, वो भी सिर्फ दहेज के लिए। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। रात होने का इंतजार है बस मुझे। ये कहते ही चुड़ैल रात के 12 बजे का इंतजार करती है और दोनों के सोने के बाद वो अपने असली रूप में आकर उसी घर की ओर जाती है और उस आदमी पर पानी फेंक कर कहती है, उठना मर्द बेरोजगार, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने अपनी बीवी को सरेआम घसीटा और उस पर हाथ उठाया। चुड़ैल, अरे बचाओ कोई, अरे बचाओ, अरे नंदिनी मेरी रक्षा करो, अरे मेरी रक्षा करो नंदिनी। उसे ही मार कर तुम्हें अपनी रक्षा करवानी है। पहले तो तुमने अपनी बीवी से दहेज मांगा था, क्यों, है ना? तो क्या हो गया? मैंने कौन सा पाप कर दिया? अरे हर औरत दहेज देती है। हरिया के मुंह से यह सुनकर वो उसे जमीन पर पटकने लगती है। छोड़ो मुझे, अरे मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, अरे छोड़ो। अरे, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? छोड़ दो इन्हें। तुम भूल गई हो, इसने तुम्हें दहेज के लिए मारा था। उसी का सबक सिखा रही हूं उसे, ताकि आज के बाद तुमसे ये कभी दहेज न मांगे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर इन्हें कुछ मत करिए। अगर ये नहीं रहेंगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? तेरी बीवी तुझे छोड़ने के लिए कह रही है। अब बता, आज के बाद उससे दहेज मांगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी दहेज नहीं मांगूंगा। मुझे छोड़ दो, बख्श दो मुझे। ठीक है, छोड़ देती हूँ। दोबारा ऐसा किया तो वापस आकर तेरी जान ले लूंगी। और हाँ, मेरे बारे में किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हम नहीं बताएंगे। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। ऐसा कहते ही चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और फिर उसे खिड़की से कुछ ऐसा ही दिखता है। जी हाँ, एक सास और उसका बेटा एक औरत पर अत्याचार कर रहे थे। अरे जाना, अपने बाप से पैसे क्यों नहीं ला रही है? दिख नहीं रहा? घर कंगाल जैसे होता जा रहा है। मेरे बेटे की नौकरी चली गई है। जाओ और अपने बाप से पैसे लेकर आ। अपने मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर और पैसे लेकर आ। दहेज के पैसे अभी भी बाकी हैं। माँ जी, ऋषि जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि मेरे पिताजी आपको पहले ही दहेज दे चुके हैं। आपने जितना शादी में बोला था उससे दुगने पैसे दिए हैं उन्होंने। अब तो उनके पास खेत भी नहीं, मैं कहाँ से पैसे लाऊं? लगता है माँ ये ऐसे नहीं मानेगी। आज इसे जिंदा ही जला देंगे। ये माँ बेटे, इससे पहले ज्योत्सना को जलाए मुझे इसे बचाना होगा।
ये कहते ही चुड़ैल माँ बेटों को हवा में पटक कर मार डालती है और कहती है, तुम ठीक तो हो ना? मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। अगर आप नहीं आती तो मैं अपनी जान भी दे देती, क्योंकि मेरे पिताजी पर और दहेज के पैसे नहीं थे। तुम चिंता मत करो, जो भी इस गांव में दहेज मांगेगा उसका मैं यही अश्र करूंगी। ये सब होता हुआ खिड़की से विशाखा देख लेती है और अपना रूप बदलने के बाद जब शीला बाहर आती है तो विशाखा कहती है, शीला, मुझे पता है तुम एक चुड़ैल हो। मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया है और तुमने मदद की ये भी मैंने देखा, पर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला और उस आदमी को क्यों मारा? मुझे सारे सवालों का जवाब दो। तुमने ठीक पहचाना, मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी। दरअसल 10 दिन पहले ही मेरी मौत हो चुकी थी। मेरा पति मुझसे बार बार पैसों की मांग करता था। ज्योत्सना जैसे ही मेरी भी हालत थी। मेरे पिताजी ने मेरी शादी और दहेज में सारा पैसा लगा दिया। उसके बाद भी मेरे पति पंकज शादी के 1 महीने बाद ही पैसे मांगने लग गए। पंकज जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरे पिता सारा पैसा दे चुके हैं आपको, फिर भी आप मांग रही हैं? हाँ, मुझे पैसे चाहिए क्योंकि सारा पहले का पैसा पहले सट्टे में लगा दिया है। आपको शर्म भी आती है जरा सी भी? तेरी इतनी हिम्मत, अभी बताता हूँ। ये कहते ही पंकज उसे बहुत मारता है। वक्त बीतता है। पंकज जितनी बार उससे दहेज मांगता है वो उससे मार खाती है और पैसे न देने पर पंकज उसे इतना पीटता है कि शीला अपने प्राण त्याग देती है। बस उसी की वजह से मैं मर गई, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई और मेरी तरह मरे। इसलिए हर दहेज लेने वाले आदमी से मैं नफरत करती हूँ, सबक सिखाना चाहती हूँ। मुझे माफ करना शीला, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। तुम्हारे पति के मरने के बाद तुम्हारी आत्मा भटक रही है ना, मैं तुम्हारे लिए जरूर पूजा करूंगी। शुक्रिया, और कोई भी दहेज मांगे तो तुम उसका विरोध जरूर करना। जरूर करूंगी। इसी के बाद विशाखा शीला की शांति पूजा करके उसे मुक्ति दिलाती है और शीला हमेशा के लिए चली जाती है।